गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट्स, जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। कल आपको मैंने जो वीडियो भेजा था, जिस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, नीट के केमिस्ट्री के पॉइंट वाइज यानी बिंदुवार अध्ययन के अनुसार पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन जो पढ़ाए थे, उनमें मैंने कल के वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन दिए थे जो आपको सॉल्व करने थे। ठीक है ना। उन क्वेश्चंस के मैंने बोला था कि इनके क्वेश्चन आंसर आपको बताने हैं और आपके क्वेश्चन आंसर कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, उसके लिए मैं आपको जो कल आपको क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो मैंने आपको जो दिया था वो क्वेश्चन नंबर 131 से लेकर के 140 तक था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 131 है, किस हैलोजन की ऑक्सीकरण अवस्था सदैव समान रहती है। पहला क्वेश्चन बनता है, किस हैलोजन की ऑक्सीकरण अवस्था सदैव समान रहती है। आई बात समझ में कि नहीं? कौन सा ऐसा हैलोजन है जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था सदैव समान रहती है? तो हमारा जो हैलोजन है वो फ्लोरीन है। फ्लोरीन एक ऐसा हैलोजन है जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था सदैव समान रहती है। बाद बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनकी जो है ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। आई बात समझ में कि नहीं? ये क्षार धातुओं के साथ धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, लेकिन फ्लोरीन ऐसा हैलोजन है जो कंटिन्यू हमेशा एक जैसी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 132 है, अम्लों का राजा कहलाता है। ऐसा कौन सा अम्ल है जिसे अम्लों का राजा कहते हैं? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, अम्लों का राजा कहलाता है। तो आपका जवाब था होगा H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। आई बात सुन में कि नहीं? अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 133 है, अम्लराज मिश्रण होता है। अम्लराज किन किन पदार्थों का मिश्रण होता है, किन किन से मिलकर बनता है? तो आपका जवाब होगा HNO3 प्लस HCl। ठीक है ना। मिल करके अम्लराज बनाते हैं। तो वो भी किस अनुपात में? 3 अनुपात में। ये बनती है कि रिएक्शन मैं आपको दिखा रहा हूं, NOCl प्लस Cl2 और प्लस आपका H2O। ठीक है ना। वो भी बैलेंस करने के लिए 2H2O। समझ में आएगा? HNO3 अर्थात 1:3 के अनुपात में HNO3 और HCl के मिलने से अम्लराज बनता है। ये जो मिश्रण प्राप्त हुआ हमारा, ये अम्लराज होता है। ठीक है ना। इसमें क्लोरीन मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है? क्लोरीन। क्लोरीन मुक्त होने के कारण इसमें अत्यधिक विलायक का गुण आ जाता है और कम से कम सक्रिय धातु जैसे गोल्ड और प्लेटिनम भी इसमें घुल जाती है। आई बात समझ में? अम्लराज HNO3 और HCl के 1:3 के अनुपात में मिलने से बनता है। तो कह रहा है किसका मिश्रण होता है? HNO3 और HCl का। किस अनुपात में? 1:3 में। क्या बनता है? नाइट्रोसिल क्लोराइड और क्लोरीन मुक्त होती है। इनका मिश्रण जो है वो अम्लराज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, परमाणुओं के परस्पर संयोजन की क्षमता कहलाती है। ठीक है ना। परमाणुओं के परस्पर संयोजन की क्षमता कहलाती है संयोजकता। ठीक है ना। क्या कहलाएगी? संयोजकता, अर्थात संयोग करने की क्षमता को संयोजन क्षमता कहते हैं। अगला क्वेश्चन था, वैद्युत संयोजी यौगिक जल में विलेय होते हैं अथवा अविलेय। देखिए आंसर आपको इन्हीं दोनों में से देना है कि वैद्युत संयोजी यौगिक जल में विलेय है या अविलेय। तो आपका आंसर होना चाहिए था विलेय होते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिक जो होते हैं वो जल में विलेय होते हैं। संयोजकता का 136 है, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका जवाब होगा कोसेल एवं लुईस ने। ठीक है ना। कोसेल एवं लुईस ने संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कुल अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? वो आपकी 6 है अक्रिय गैसें। कौन कौन सी हैं? इनको याद करने का तरीका बोल रहे हैं, हीरो, ने, आरती, करके, एक्सरे, रंगे। ठीक है ना। ये हमारी 6, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेडॉन। इनको याद करने का क्रम होता है हीरो, ने, आरती, करके, एक्सरे, रंगे, जिससे आपको आसानी से याद होगा।
आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी में एन क्या है? एन है मतलब एन क्या है? एन होता है मोलों की संख्या, ठीक है ना, मोलों की संख्या एन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139 है, आर गैस नियतांक है जिसका मान है कितना होता है? 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल, ठीक है। और एक वायुमंडलीय दाब कितने mm के बराबर होता है? एक वायुमंडलीय दाब में 760 mm होते हैं, ठीक है ना। एक वायुमंडलीय दाब में 760 मिलीमीटर होते हैं। आ गया होगा समझ में? चलिए, ये तो थे आपके जो मैंने कल आपको क्वेश्चन दिए थे, वो आपके हो गए। इस तरह से आपके पास 140 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। ओके, आगे देखते हैं 141। हेलो स्टूडेंट्स, आप चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 141, ठीक है ना। अभी तक आपने जो पढ़ा था वो आपके आंसर थे जो मैंने अगले वीडियो में दिए थे। 141 पर कह रहा है लहसुन में गंध आती है, ठीक है ना। लहसुन की जो स्मेल होती है वो किस कारण से होती है? तो उसका आंसर होगा एलाइश, ठीक है ना। देखिए भैया, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इन सबको सबने खाया है पिया है। जितने सारे क्वेश्चन है बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चन है और सब लोग सब कुछ जानते हो, लेकिन ऐसा होता क्यों है इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लहसुन में, जैसे कि आपने लहसुन सब खाते हैं, खाने पीने में मसालों में पड़ता है ना। तो लहसुन में गंध क्यों आती है? एलाइसिन के कारण। एलाइसिन नामक पदार्थ होता है जिसके कारण गंध आती है। अगला क्वेश्चन है, प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है? प्याज का लाल रंग होता है किस कारण से होता है? तो आपका जवाब होगा एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन, प्याज का लाल रंग जो है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? एंथोसाइन के कारण। एंथोसाइन नामक पदार्थ होता है जिसके कारण प्याज का लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मूली में तीखापन होता है। मूली आपने कभी कच्ची मूली खाई? मतलब सलाद के रूप में नहीं, केवल सूखी मूली अगर आप खाते हैं तो बड़ी करवाट सी लगती है, जाने की एक तीखापन सा आता है। तो ये किस कारण से होता है? तो इसका जवाब होगा आपका आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट के कारण मूली में तीखापन होता है। ये क्वेश्चन बनते हैं, लहसुन में किस कारण गंध आती है, प्याज का लाल रंग क्यों होता है, मूली में तीखापन किस कारण होता है? तो आपका जवाब होगा आइसोसाइनेट, ठीक है। मिर्च में चरपराहट, मिर्च में चरपराहट यानी कड़वापन किससे होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिर्च कड़वी होती है, ना मानो तो खा के देखो भैया, कैप्सेसिन, ठीक है ना। मिर्च में जो कड़वाहट होती है वो किस कारण से होती है? कैप्सेसिन नामक पदार्थ के कारण कड़वाहट होती है। अगला क्वेश्चन आता है 145, खीरे में कड़वाहट होती है। खीरा, कुछ खीरे कड़वे होते हैं ना, खाने से स्वाद, मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, अच्छे नहीं लगते, फेंक देते हैं कभी कभी, है ना। तो खीरे में कड़वाहट होती है किस कारण? कुकरबिटेसिन के कारण। कुकरबिटेसिन नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण खीरे में कड़वाहट होती है। 146 है, गाजर का नारंगी रंग होता है। गाजर का नारंगी रंग होता है। तो गाजर का नारंगी रंग जो होता है वो क्यों होता है? तो उसका जवाब है कैरोटीन। कैरोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण गाजर का नारंगी रंग होता है। बात सुनिए कि नहीं? गाजर का नारंगी रंग होता है कैरोटीन नामक पदार्थ के कारण। फिर है मिर्च का लाल रंग क्यों होता है? मिर्च का लाल रंग, हाँ अगला क्वेश्चन है, मिर्च का लाल रंग क्यों होता है या किस कारण से होता है? तो मिर्च का जो लाल रंग है वो कैप्सेनेथिन के कारण होता है। कैप्से, वैसे एक क्वेश्चन आता है बायोलॉजी में नेथिन की मिर्च और टमाटर का रंग पकने पर लाल हो जाता है, क्यों? तो आपका एक जवाब वर्णी लवक के कारण भी होता है ना। वर्णी लवक के कारण ऐसा होता है, जैसे कह दिए आम पकने पर पीला हो जाता है, क्यों होता है? वर्णी लवक। फूलों का रंग, जितना कलरफुल भाग दिखता है आपको वनस्पति में, वो सब वर्णी लवक के कारण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मिर्च का लाल रंग है वो कैप्सेनेथिन के कारण है। 148 है, टमाटर का लाल रंग होता है। टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। किसके कारण होता है? लाइकोपीन नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है।
149 है। आलू में कंदों का हरापन होता है। आपने देखा होगा कुछ आलू जब हम लोग मार्केट में लेने जाते हैं तो कुछ आलू हरे मिल जाते हैं, हरे कलर के हो जाते हैं ना। ऐसा क्यों होता है, किस पदार्थ के कारण होता है? तो इसका आंसर है सोलिनिन। सोलिनिन नामक पदार्थ के कारण आलू में हरापन आ जाता है। अगला है आंवले में कसैलापन। आंवला खाते ना, एक अजीब सा स्वाद आता है, अजीब सा मुंह बनता है। तो आंवले में कसैलापन जो होता है वो किस कारण से होता है? तो आपका जवाब होगा टैनिन के कारण। किसके कारण होता है? टैनिन के कारण होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है प्याज में गंध आती है। प्याज में गंध आती है तो एलाइल नामक पदार्थ होता है। एलाइल नामक पदार्थ होता है जिसके कारण प्याज में गंध आती है। अगला क्वेश्चन है करेले में कड़वाहट होती है। करेला हमारा कड़वा होता है ना, कहते हैं ना करेले का जूस पीना, मतलब बहुत कठिन काम होता है। तो करेले में कड़वाहट होती है, क्यों होती है? इसका आंसर है मेमोडिकोसाइड नामक पदार्थ के कारण करेले में कड़वाहट होती है। ठीक है ना। तो ये हो गए आपके 152 क्वेश्चन, जो आज के ये बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चन थे जिन्हें आपको पता भी नहीं है और बहुत अच्छे से आप इनको याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। मैंने आपको बता दिया। आगे का क्वेश्चन देखते हैं 152। ठीक है ना। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, और समझ में आए, पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज भैया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है ना, जिससे आपको पास सारे नोटिफिकेशन जा सके। आज आप पढ़ रहे हैं इस वीडियो में सेट नंबर 6 पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 153। चलिए आगे देखें 153 है यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? यूरेनियम जो है अंततः मतलब होता है क्रिया यानी विखंडन के पश्चात किस तत्व के स्थायी आइसोटोप यानी समस्थानिक में बदल जाता है? स्थायी मतलब जिसके बाद उसका विघटन नहीं होगा। तो आपका जवाब होगा सीसा, लेड, टीबी, सीसा में बदल जाता है। 152 अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी अम्ल और क्षार पहचानना है कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। इसको पहचानने के लिए कि जैसे दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार है, ये पहचानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आपका आंसर होगा लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। 155 में लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है, कौन करता है? तो इसका आंसर होगा क्षार। यानी अगर लाल लिटमस पेपर पे क्षार को डालेंगे तो वो लाल को नीला कर देगा, और अगर अम्ल होगा तो वो नीले को लाल कर देगा। ठीक है ना। सभी अम्ल जल में घुलकर देते हैं। सभी अम्ल, अगर चाहे वो HCl हो, H2SO4 हो, HNO3 हो, CH3COOH हो, कोई भी अम्ल हो, जल में घुलकर क्या देगा वो? तो वो देगा हाइड्रोजन आयन। ठीक है ना। जल में घुलकर क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 157 वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं क्या कहलाते हैं? तो आपका जवाब होगा ऑक्सी अम्ल। क्या कहलाते हैं? ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। ठीक है ना। 158 जल अवशोषण करने वाले लवण कहलाते हैं। यानी वे लवण जो जल का एब्जॉर्प्शन करते हैं, जल को अवशोषित कर लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो आपका आंसर होगा हाइग्रोस्कोपिक लवण। हाइग्रोस्कोपिक लवण होते हैं जो जल का अवशोषण करते हैं। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो आपका आंसर होगा अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है ना। क्या होता है आंसर? अम्लीय होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। देखिए अमोनियम क्लोराइड का अगर हम जल अपघटन कराते हैं NH4Cl प्लस HOH जब क्रिया होती है तो ये बनता है आपका NH4OH और प्लस HCl। ठीक है ना। इस अभिक्रिया के दौरान दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल बनता है। ठीक है ना। जब प्रबल अम्ल बनता है तो विलयन में अम्लीय गुण होंगे, आयवासन में तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा।
और लास्ट क्वेश्चन है समस्त तारीखों को अलग अलग करने में किस नियम का प्रयोग किया जाता है। समस्त तारीखों को अलग अलग करने में किस नियम का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर होगा गैसों का विसरण नियम। गैसों का विसरण नियम, ठीक है ना। ये किसने दिया था, मिस्टर ग्राहम ने दिया था, ग्राहम ने, ठीक है ना। गैसों का विसरण नियम, ये ग्राहम का नियम था, ठीक है ना। इस तरह से आपके 160 क्वेश्चन पूरे होते हैं। और अब आगे आपका देखते हैं 161 पे। स्टूडेंट्स देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए प्रैक्टिस, अभ्यास बहुत जरूरी होती है ना। मैंने जो आपको अभी तक जितने क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस में से मैं आपकी अपनी अभ्यास के लिए 10 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। ये 10 क्वेश्चन आपको दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10, ठीक है ना। इन 10 क्वेश्चन को मैंने ऑप्शन के रूप में डिवाइड किया है, जैसा कि क्वेश्चन पेपर में 4 ऑप्शंस आते हैं, इनमें से कोई एक सही होता है, बाकी के 3 गलत होते हैं, ठीक है ना। तो आपको स्वयं पर कैलकुलेट करना है। जो मैंने पीछे अभी तक क्वेश्चन आपको 160 क्वेश्चन पढ़ा दिए, उनमें से ही इनके आंसर्स मिल जाएंगे और इनको आप स्वयं हल करके देखेंगे। इनकी आंसर शीट जो होगी वो मैं आपको कल जारी कर दूंगा, ठीक है ना। इनकी जो आंसर शीट है वो आपको कल जारी हो जाएगी। अभ्यास हेतु प्रश्न है, ठीक है ना। अभ्यास हेतु प्रश्न है और इसको हम कह सकते हैं प्रश्न के लिए कि पार्ट 1 है, ठीक है ना। अभ्यास हेतु प्रश्न पार्ट 1, जिसमें आपकी ये 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगले दिन की मुझे कितने आपके क्वेश्चन सही होते हैं और कितने आपके गलत होते हैं, ठीक है ना। और वीडियो को पूरा देखें तो ही केमिस्ट्री पढ़ने का मजा आएगा बेटा। केमिस्ट्री इतनी आसान नहीं होती है, ठीक है ना। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, पूरी चीज समझेंगे नहीं, तब तक आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल में नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आते रहे। इसी तरह मैं आपको हर सेट में, हर वीडियोस में 10 क्वेश्चन आपको देता रहूंगा, जिससे कि आपकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।